भारतीय राजनीति में आज हम पढ़ने वाले हैं विकेंद्रीकरण क्या है। तो चलिए देखते हैं कि आज विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है और ये क्यों जरूरी है, विकेंद्रीकरण का होना क्यों आवश्यक है। चलिए देखते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो मतलब होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में देखते हैं कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि शासन सत्ता को किसी भी एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तर पर अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। यानी किसी भी एक व्यक्ति के पास में सत्ता न होकर के या किसी एक विशेष विभाग के पास में सत्ता न होकर के उसे अलग अलग भागों में 2 या 3 या 5 जितने भी हो, वो संविधान के हिसाब से उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाए। उसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। यानी एक तो होता है केंद्रीकरण करना, एक होता है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण में क्या होता है कि सत्ता किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथ में या विशेष संस्था के हाथ में रहती है, तो वो होता है केंद्रीकरण। और एक होता है विकेंद्रीकरण। जब सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो सत्ता जो है वो अलग अलग भागों में बंट जाती है, किन्हीं अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है या किन्हीं अलग अलग संस्थाओं के हाथ में होती है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूर्ण सत्ता नहीं होती है। इसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। और ये क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए ज़रूरी है कि आम आदमी जो है वो सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और अपने हित व अपने आवश्यकताओं के अनुसार वो शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण कुल मिलाकर इसलिए ज़रूरी है कि जो आम आदमी है वो भी शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। अगर सत्ता का केंद्रीकरण होगा तो आम आदमी का योगदान नहीं होगा, क्योंकि शासन सत्ता जो है वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति या एक ही संस्था के हाथ में रहेगी तो आम आदमी अपना योगदान कैसे दे सकता है। और वहीं अगर वो स्थानीय स्तर पर भी बंटी होगी, अलग अलग भागों में बंटी होगी, तो आम आदमी भी उसमें अपना सहयोग दे सकता है। स्वतंत्रता के बाद में पंचायती राज की स्थापना लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी। उससे पहले क्या था कि जो सबसे पहले शासन सत्ता थी वो भी हालांकि हमारी 3 भागों में बंटी हुई है, लेकिन इसका मेन विकेंद्रीकरण करने का मतलब ये था पंचायती राज की व्यवस्था करना। यानी पंचायती राज की जो व्यवस्था हुई है उसने लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण की अवधारणा है उसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से साकार किया है। 1993 के अंदर एक संविधान में अमेंडमेंट होता है, संशोधन होता है, 73rd अमेंडमेंट। इस संशोधन के द्वारा क्या किया जाता है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता मिली है। यानी संवैधानिक एक होता है संवैधानिक और एक होता है व्यवहारिक। तो यहाँ संवैधानिक रूप से मान्यता मिलने का मतलब ये है कि उसको संविधान के अंदर दर्जा दिया गया है, उसको संविधान में लिख दिया गया है। एक होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब ये है कि आप व्यवहारिक तौर पर कर सकते हैं, आपने आपसी बातचीत के दौरान ये बात कर सकते हैं, लेकिन वो संविधान में वो बात नहीं लिखी गई है। तो 73वें अमेंडमेंट के बाद में जो 1993 में संविधान के अंदर 73वां अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, उसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों को अधिकार प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना था। यानी जो प्रदेश के अंदर कार्यरत थी पहले से तकरीबन 2.5 लाख पंचायतें थी, उनको और थोड़ा ऑटोनोमस बनाना था। यानी पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं, लेकिन थोड़ा और ऑटोनोमस, उनको थोड़ा और पावर दिया जाए उनको। और उम्मीद यह थी कि जो ग्राम पंचायतें हैं वो स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। यानी अगर किसी ग्राम स्तर पर योजना की ज़रूरत है तो वो ग्राम पंचायतें बनाएंगी और उसको वहीं पर इम्प्लीमेंट करेगी। ये मेन इसका उद्देश्य था। तो चलिए देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था और गांधी दर्शन क्या है भारतीय राजनीति के अंदर। भारतीय राजनीति में गांधी दर्शन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से देखा जाए तो भारतीय राजनीति में गांधी दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। संदर्भ में देखें अगर तो भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, या फिर पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 24 अप्रैल को। इस वर्ष पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न राज्यों के ग्राम प्रधानों के साथ पंचायती राज के महत्व व कोरोना वायरस के रोकथाम में पंचायतों की भूमिका पर चर्चा की गई थी। यानी इस वर्ष जो हुआ, इस वर्ष का मीन्स है 2020 में, 2020 के अंदर जो हुआ अप्रैल के अंदर, वहाँ प्रधानमंत्री के द्वारा डायरेक्ट पंचायती राज के महत्व को दर्शाया गया था। ग्राम प्रधानों के साथ में बातचीत हुई थी और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पंचायतों की भूमिका पर भी चर्चा की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था का विहंगावलोकन करने से ज्ञात होता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाए जाने के कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। यानी जो 73वां संविधान संशोधन है जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, संवैधानिक रूप जिसको दिया गया था, वो 24 अप्रैल को दिया गया था। और जो 24 अप्रैल 1993 है
इसी दिन ये संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो लागू हुआ था, 73rd अमेंडमेंट जो है लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और कोई भी देश, कोई भी राज्य या संस्था सही मायने में लोकतांत्रिक तभी मानी जाएगी जब शक्तियों का उपयुक्त विकेंद्रीकरण हो। यानी अगर शक्तियां बराबर किन्हीं संस्थाओं के अंदर बंटी हुई है, 2 या 3, 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के अंदर शक्तियां अगर बंटी हुई है तो ही उसको लोकतांत्रिक माना जाएगा, अन्यथा उसे हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अगर लोकतांत्रिक मानेंगे तो सत्ता का उपयुक्त विकेंद्रीकरण होना जरूरी है, शक्तियों का बराबर अलग अलग भागों में बंटना जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक के पास सत्ता होगी, एक के पास अगर शक्ति होगी तो दुरुपयोग भी हो सकता है और उन्हें रोकने के लिए किसी न किसी अन्य संस्था या अन्य शक्ति का होना जरूरी होता है। और विकेंद्रीकरण जो है उसका होने का फ़ायदा ये भी होता है कि इससे विकास का जो प्रवाह है, यानी डेवलपमेंट का जो सेक्टर है वो प्रवाह ऊपरी स्तर से निचले स्तर की ओर आने के बजाय निचले लेवल से ऊपरी लेवल की ओर जाता है, यानी बॉटम टू टॉप की ओर जाता है। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण और आवश्यक हो जाता है। वर्ष 2004 में पंचायती राज को एक अलग से मंत्रालय का दर्जा दिया गया है, अलग मंत्रालय दे दिया गया है। क्यों दे दिया गया है? ताकि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो विकास का प्रवाह बॉटम टू टॉप की ओर ले जा सके, यानी निचले स्तर से ऊपरी स्तर की ओर कर सके। पंचायती राज व्यवस्था में जो विकास है वो प्रवाह बॉटम टू टॉप की ओर चले। इसलिए ईयर 2004 के अंदर क्या किया कि पंचायती राज व्यवस्था को एक अलग से मंत्रालय का दर्जा दे दिया गया है। भारत में पंचायती राज के गठन व उसे सशक्त करने की अवधारणा महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित है। और गांधी जी के शब्दों में अगर कहें कि लोकतंत्र क्या है, तो सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता है, अपितु यह तो गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। ये है गांधी जी के शब्द लोकतंत्र को लेकर के, कि यदि प्रत्येक गाँव का प्रत्येक व्यक्ति, यानी एक गाँव का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो अगर सहयोग कर रहा है और फिर जो राज्य चल रहा है, फिर जो लोकतंत्र चल रहा है, वही सच्चा लोकतंत्र है। सच्चा लोकतंत्र वो नहीं है कि सिर्फ केंद्र में बैठकर वो एक राज्य को ऑपरेट कर रहा है, राज्य को चला रहा है, वो सच्चा लोकतंत्र नहीं है। जब पंचायती राज व्यवस्था की बात आती है तो 2 समितियों का नाम आता है, जी के राव समिति 1985 और एक आती है ML सिंघवी समिति 1986। अब बात करते हैं कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उस अधिनियम की जो विशेषताएँ हैं वो क्या थी। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। एक तो पहली विशेषता ये है कि इसके अंदर भाग 9 जोड़ा गया था और मूल संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंध की चर्चा की गई थी और अनुच्छेद 243 इसकी चर्चा की गई है। भाग 9 के अंदर पंचायतें नामक शीर्षक के तहत अनुच्छेद 243 एंड 243N एंड 243 के तहत पंचायती राज से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं आर्टिकल 243, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 243 जो है वो संविधान संशोधन 73वें के बाद में पूरी तरह से पंचायतों से जुड़ा हुआ है। यानी अगर हमें पंचायत पढ़नी है, पंचायतें पढ़ना है या पंचायती राज अगर हमें पढ़ना है तो भाग 9, मूल संविधान के भाग 9 के अंदर हम अनुच्छेद 243 उठाएंगे तो उसके अंदर पूरे का पूरा जो है वो पंचायती राज मिलेगा। अब 243 के अंदर एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है उसका चर्चा हम आगे करेंगे। ग्राम सभा जो है वो गांव के स्तर पर उन शक्तियों का उपयोग कर सकती है और वे कार्य कर सकती है जैसा राज्य विधानमंडल विनिर्धारित करे। यानी जो भी राज्य विधानमंडल जो है वो निर्धारित करेगा वो उन गांव स्तर पर, यानी ग्राम सभा जो है वो गांव के स्तर पर उन पावर्स का उपयोग कर सकता है। ग्राम सभा जो है वो पावर्स का उपयोग कर सकती है और वे वही कार्य कर सकती है जो कि राज्य विधानमंडल जो है वो तय करेगा। इसके साथ ही 73rd संविधान संशोधन के द्वारा एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 यानी 29 विषयों की एक सूची की व्यवस्था भी की गई है। ये 29 विषयों की सूची की व्यवस्था क्या है इसको भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम समझते हैं कि 73rd संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो 2-3 मेन काम है वो क्या किए गए। एक तो भाग 9 जोड़ा गया, दूसरा भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज से संबंधित उपबंधों की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 243 के तहत की गई है। और उसके बाद में जो ग्राम सभा है वो काम करती है, गांव के लेवल पर काम करती है और वो काम कौन से करती है, वर्क कौन सा करेगी, वो जो राज्य विधानमंडल निर्धारित करेगा वो। और एक 73rd जो अमेंडमेंट है उसके तहत 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था भी की गई है। पंचायती राज व्यवस्था की अगर पृष्ठभूमि पर हम थोड़ा गौर करते हैं तो भारत के अंदर लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 के अंदर उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था और जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
यानी भारत के अंदर अगर स्थानीय स्वशासन का जनक अगर कोई पूछा जाए तो वो है लॉर्ड रिपन को। और वर्ष 1919 में के भारत शासन के अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची के अंदर रखा गया था। यानी दोहरे शासन को, जिसको हम कहते हैं द्वैध शासन प्रणाली जो कहते हैं, वो आ गई थी हमारे भारत के अंदर 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था हो गई थी, यानी द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई थी। और जो स्थानीय स्वशासन था उसको एक हस्तांतरित यानी ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट की सूची के अंदर इसको रखा गया था, यानी इसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इसको ट्रांसफरेबल जो सब्जेक्ट है उसमें रखा गया था, उसकी सूची के अंदर इसको रखा गया था। लेकिन द्वैध शासन प्रणाली जो है वो 1919 के तहत भारत शासन अधिनियम के तहत लागू कर दी गई थी। और स्वतंत्रता के बाद में वर्ष 1957 में योजना आयोग, यानी पहले योजना आयोग था, वो वर्तमान में नीति आयोग होता है, नीति आयोग है, उसके द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1993 के अध्ययन के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया गया था। यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है उसके लिए एक योजना आयोग ने एक कमेटी गठित की, बलवंत राय मेहता कमेटी। और इस कमेटी का जो गठन किया गया था वो इसलिए किया गया था कि उन्होंने जो स्थानीय स्वशासन था उस पर अपनी रिपोर्ट मांगी थी कि बलवंत राय मेहता समिति इस बात की जांच करे कि जो स्थानीय स्वशासन है वो कितना कामयाब रहेगा, कितना ठीक रहेगा। तो नवंबर 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या किया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसको हम कह सकते हैं ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव। यानी यहाँ भी बलवंत राय मेहता समिति ने जो एक अच्छी बात कही वो ये थी कि त्रिस्तरीय लेवल इसलिए बनाया गया कि अब यहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका भी विकेंद्रीकरण फिर से कर दिया गया था 3 लेवल के अंदर। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर संस्था के पास में, यानी ग्राम स्तर पर पूरा जो पावर है वो नहीं है, मध्यवर्ती स्तर पर भी पूरा पावर नहीं है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पूरा पावर नहीं है, तीनों के पास में थोड़े थोड़े पावर बंटे हुए हैं। तो यहाँ पर भी विकेंद्रीकरण कर दिया गया था इसका, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। 1958 के अंदर राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है, 1959 में प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। तो सबसे पहली पंचायत कौन सी है, राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। कब किया गया था, तो 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है 1959 में देश के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा किया गया था। 1993 में एक 73वां और एक 74वां 2 संविधान संशोधन हुए थे और इन संविधान संशोधन के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से भारत में 3 स्तर की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। जैसा कि पहले भी बताया कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने का मतलब है कि इसको संविधान के अंदर नोट किया गया है, इसको लिखा गया है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर, यानी जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर, दूसरी है पंचायत समिति जिसको हम मध्यवर्ती स्तर कहते हैं, और तीसरा है जिला परिषद यानी जिला स्तर। तो कहने का मतलब ये है कि सारी पावर जो है वो आपस में बांट करके दे दी गई है। 3 लेवल की जो है वो पंचायती राज व्यवस्था भारत के अंदर अभी वर्तमान में चल। कई अन्य समितियां भी बनी थी पंचायती राज से रिलेटेड, जैसे पहली थी बलवंत राय मेहता समिति, दूसरी थी अशोक मेहता समिति 1977 और फिर थी जी.के. राव समिति 1985 और एम.एल. सिंघवी समिति 1986। ये समितियां भी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। पंचायती राज के अंदर पंचायत की जो भी सीटें हैं, पंचायत की सभी सीटों को पंचायत के जो निर्वाचन क्षेत्र है उनमें प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों से ही भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मनोनीत किया जाएगा, नहीं, कोई भी व्यक्ति जो है वो पंचायती राज में मनोनीत नहीं किया जाता है, सिर्फ निर्वाचित व्यक्तियों के द्वारा ही पंचायत की सीटों को भरा जाता है। और इसके लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में से इस प्रकार विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी और आवंटित क्षेत्रों की संख्या के बीच का अनुपात साध्य हो और सभी पंचायत क्षेत्र में समान हो। यानी ऐसा नहीं है कि असाध्य दे दिया जाए या कुछ और कर दिया जाए, लेकिन ये रहेगा कि जो भी पंचायत क्षेत्र है वो पंचायत क्षेत्र समान रहेंगे और बीच का जो आवंटित क्षेत्र है उनके बीच की जो अनुपात है वो भी साध्य रहेगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की आबादी है वो भी बराबर में रहेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अनुपात है वो गड़बड़ा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। संविधान का जो अनुच्छेद है 243D, उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित किए जाने की भी सुविधा दी गई है। यानी 243 जो है, आर्टिकल 243 है, उसके अंदर है पंचायती राज व्यवस्था। आर्टिकल 243D की अगर मैं बात करूं
तो 243D के अंदर क्या किया गया है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है, विशेष सीटों को आरक्षित किया गया है। ऐसा नहीं है कि उन पर जनरल सीटें ही रहेगी या उन पर सिर्फ वही लड़ते रहेंगे चुनाव, नहीं, उनको भी निर्वाचन के लिए एक अलग से 243D में भी लिखा गया है। और प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण जो है वो वहाँ की आबादी के अनुपात में रहेगा, यानी जो भी वहाँ की आबादी रहेगी वहाँ उस आबादी के अनुपात में उनका सीटों का जो आरक्षण है वो रहेगा। अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या आरक्षित सीटों के 1/3 से कम नहीं होगी। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो भी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीट है, उनकी सीट जो है उनकी संख्या क्या होगी, जितनी भी सीट आरक्षित की गई हैं, मान लीजिए 100 है और 100 में से 30 सीटें आरक्षित कर दी गई हैं, इन 30 सीटों का भी 1/3 यानी 1/3 कितना हो गया, 10 सीटें जो हैं इससे 10 से कम नहीं होगी वो, तो कुल सीटों की 1/3 से कम नहीं होगी, यानी कम से कम 10 तो होगी, इसको 9 नहीं कर सकते आप। यानी 243D के अंदर पूरी तरह से लिखा गया है, स्पष्ट तौर से लिखा गया है कि जितनी भी कुल आरक्षित सीटें होगी, रिजर्व सीट जो होगी, उसमें से भी 1/3 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए रखी गई हैं, उन पर कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता है। पंचायतों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन कार्यकाल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। पंचायत गठित करने के लिए नए चुनाव जो है वो कार्यकाल की अवधि की समाप्ति या पंचायत भंग होने की तिथि से 6 माह के भीतर करा लिए जाने चाहिए। यानी जो भी पंचायत है उसका कार्यकाल रहता है 5 वर्ष का, लेकिन उससे पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। और पंचायत जो है वो गठित करने के लिए नए चुनाव का जो कार्यकाल की अवधि है वो समाप्ति की अवधि, यानी आज अगर समाप्त होती है तो उसके ठीक 6 माह के भीतर उसके चुनाव हो जाने चाहिए, या फिर जिस दिन वो भंग हुई है उसके 6 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि 74th संविधान अमेंडमेंट जो था उसकी विशेषताएं क्या थी। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से खास बात क्या हुई थी कि जो 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73rd में क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला है, और 74th के अंदर क्या हुआ है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला है। और इस संशोधन के माध्यम से भाग 9A जोड़ा गया है, जिसको 9K भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, 9K जोड़ा गया है या फिर 9A जोड़ा गया है। अगर 73rd की बात करें तो इसमें सिर्फ 9th जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया था, और 74th के अंदर 9K यानी 9A जोड़ा गया है। और ये जो प्रभावी है वो हुआ था 1 जून 1993 से। आर्टिकल 243, जैसा कि मैंने बताया कि 243 जो है वो पूरी तरह से पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक तरीके से रिजर्व अनुच्छेद है। और इसी आर्टिकल के अंदर एक आर्टिकल जो 243 है उसी के अंदर आता है आर्टिकल 243P। 243P से लेकर के 243ZG तक जो है वो सारे का सारा नगर पालिकाओं से संबंधित है, ये पूरे का पूरा, यानी 243P से लेकर के 243ZG तक सारे का सारा नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। और संविधान के अनुच्छेद 243Q में नगर पालिकाओं के 3 स्तरों के बारे में भी उपबंध दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से, पहला है नगर पंचायत, दूसरा है नगर पालिका परिषद और तीसरा है नगर निगम। अब नगर पंचायत कौन सी है हो सकती है, ऐसे संक्रमणशील क्षेत्र जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और वो गांव से धीरे धीरे शहरों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, उनको जो है वो नगर पंचायत के अंडर में रखा जाता है। दूसरा है नगर पालिका परिषद, ये है छोटे शहर अथवा लघु नगरीय क्षेत्र, यानी छोटे शहर जो होते हैं या लघु जो नगरीय क्षेत्र होते हैं उनमें गठित किया जाता है नगर पालिका परिषद। और तीसरा है नगर निगम, बड़े नगर यानी महानगरों के अंदर नगर निगम गठित किया जाता है। इस संविधान जो अमेंडमेंट जो हुआ था, इससे संविधान के अंदर एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषयों की सूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। यानी उसमें कौन सा जोड़ा गया था, उसमें 11वीं अनुसूची, और इसके अंदर कौन सी जोड़ दी गई है, 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई है। नगर पालिका की सभी सीटों को नगर पालिका निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पंचायती व्यवस्था के अंदर है कि अगर ग्राम स्तर पर भी है तो ग्राम पंचायत की सभी सीटों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन से ही भरा जाएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये होता है, एक होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये होता है कि सभी आम व्यक्तियों के द्वारा वोट दिया जाएगा, आम आदमी उसमें वोट डालेगा। और अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि आम आदमी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट डालते हैं, आम आदमी खुद वोट नहीं डालता है वहाँ पर। तो ये होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, और प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से ही नगर पालिका की सीटों को भरा जाता है। प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं।
आरक्षित सीटों की संख्या 1/3 से कम नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार जैसे पंचायती राज व्यवस्था में है, राज्य विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं को कर लगाने, यानी टैक्स, कर का मतलब यह है टैक्स लगाने, और ऐसे कर जो शुल्क, टोल, फीस इत्यादि को उचित तरीके से एकत्रित करने के लिए भी ऑथराइज करता है। आगे हम बात करते हैं कि पंचायतों के संबंध में गांधी दर्शन क्या है। गांधी जो है वो अपने को ग्रामवासी ही मानते थे और गांव में ही बसे हुए थे। गांव की ज़रूरतें जो है वो पूरी करने के लिए अनेक संस्थाएं उन्होंने बनाई थी। ग्रामवासियों की शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्थिति को सुधारने का भी उन्होंने खूब प्रयत्न किया था। उनका ये विश्वास था कि गाँव की स्थिति में सुधार करके ही देश को सभी दृष्टि से अपराजेय बनाया जा सकता है। और ब्रिटिश सरकार के द्वारा गाँव को पराश्रित बनाने का जो षड्यंत्र किया गया था उसको समझकर उन्होंने ग्रामोत्थान को सब रोगों की दवा मानते थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 40 यानी संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत गांधी जी की कल्पना के अनुसार ही ग्राम पंचायतों के संगठन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि गांधी जी ये भी मानते थे कि ग्राम पंचायतों को प्रभावशील होने में और प्राचीन गौरव के अनुकूल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और प्रारंभ में ही उनके हाथों में दंडकारी शक्ति सौंप दी गई तो उनका अनुकूल प्रभाव पड़ने के स्थान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी ग्राम पंचायतों को शक्ति तो दी जाए लेकिन उनके हाथ में जो पनिशेबल पावर है वो न दी जाए, दंडकारी शक्ति जो है वो न दी जाए उनके हाथों में, बस उनके हाथों में सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर जो है वही दिया जाए। इसलिए ग्राम पंचायतों को प्रारंभ में ही ऐसे अधिकार देने में बहुत ज़्यादा सावधानी जरूरी होती है, जिसके कारण उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह न लगे। प्रारंभ में ये आवश्यक होता है कि पंचायत को जुर्माना करने या किसी का सामाजिक बहिष्कार करने की सत्ता न दी जाए। जैसे कि बताया कि दंडकारी शक्ति जो है वो पनिशेबल पावर है वो न दी जाए। गाँव में सामाजिक बहिष्कार अज्ञानी या अविवेकी लोगों के हाथ में खतरनाक हथियार सिद्ध हुआ है। जुर्माना करने का अधिकार भी हानिकारक ही साबित हो सकता है और अपने उद्देश्य को नष्ट कर सकता है या उद्देश्य से भटक सकता है। गांधी जी के इस विचार का तात्पर्य पंचायत को अधिकार विहीन बनाना नहीं बल्कि अधिकारों का दंड देने के रूप में संयमित प्रयोग किए जाने से था। यानी अगर जो पंचायत हैं उनको अगर दंड देने का अधिकार दे दिया गया तो फिर जो अनुकूल प्रभाव होगा अनुकूल की बजाय प्रतिकूल प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पनिशेबल पावर जो है वो देने से मना कर दिया, यानी पनिशेबल पावर न देने के पक्ष में थे गांधी जी। गांधी जी पंचायत को अधिकार भोगने वाली संस्था न बनाकर सद्भाव जागृत करने वाली रचनात्मक संस्था के रूप में विकसित करना चाहते थे और उनका ये विश्वास था कि यह संस्था गांव में सुधार का वातावरण पैदा कर सकती है। सफलता में यानी पंचायती राज्य जो हैं उनकी सफलता में चुनौतियाँ क्या होती है, क्योंकि अब देखा जाए तो पंचायतों के पास वित्त प्राप्ति का यानी धन जो प्राप्ति है उसका कोई मजबूत आधार नहीं होता है। यानी वो कोई टैक्स नहीं लगा सकते हैं, कुछ और नहीं है, कुछ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एकत्र करने का है, लेकिन टैक्स लगाने का या खुद से वसूल करने का ऐसा कुछ भी उनके पास मजबूत आधार नहीं है। तो उन्होंने वित्त के लिए, उन्हें धन के लिए राज्य सरकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये भी है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराया गया वित्त किसी विशेष मद में खर्च करने के लिए ही होता है, क्योंकि राज्य सरकार जो है वो किसी विशेष मद में खर्च करने के लिए ही धन देते हैं, वित्त देते हैं, ऐसे वित्त दिया नहीं जाता है। कई राज्यों में पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर भी नहीं हो पाता है। कई पंचायतों में जहाँ महिला प्रमुख है वहाँ उनके किसी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर होता है। यानी वहाँ जो काम है, यानी किसी महिला ने, अगर किसी भी गांव में कोई महिला है वो सरपंच है तो उसकी जगह महिला का जो पति है वो आमतौर पे काम करते हैं, यानी पुरुष रिश्तेदार के आदेश पर कार्य होते हैं। महिलाएं केवल नाम मात्र की प्रमुख होती हैं। इससे पंचायतों में महिला आरक्षण का जो उद्देश्य है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यानी महिला सशक्तिकरण जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बैकफुट पर होता है। क्षेत्रीय राजनीतिक संगठन जो है वो पंचायतों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, जिससे उनके कार्य और निर्णय भी प्रभावित होते हैं। इस व्यवस्था में कई बार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों के बीच में भी सामंजस्य बनाना मुश्किल हो जाता है, जिससे पंचायतों का विकास भी प्रभावित होता है। यानी कई बार क्या होता है कि पंचायत के जो सदस्य हैं वो, निर्वाचित सदस्य हैं वो, और राज्य द्वारा नियुक्त जो पदाधिकारी होते हैं उनके बीच में भी ठीक से तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो फिर आगे के जो बजट में है उनमें दिक्कतें आती है, राज्य सरकार से वित्त लेने में दिक्कतें आती है। इससे पंचायतों का विकास जो है वो प्रभावित होता रहता है, डामाडोल चलता रहता है। आगे देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था को कि सशक्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं, उसको कैसे सशक्त किया जा सकता है। पंचायती राज की जो संस्थाएं होती है उनको कर लगाने के कुछ व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए। यानी उनके पास अभी वर्तमान में कोई भी टैक्स पंचायती राज व्यवस्था के अनुरूप नहीं लगाया जा सकता। हालांकि उनके पास एकत्र करने का अधिकार होता है, टैक्स जो है कलेक्ट करने का अधिकार होता है, लेकिन टैक्स लगाने का अधिकार उनके पास नहीं होता है। तो उनको टैक्स लगाने का एक अधिकार दिया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाएं खुद अपने वित्तीय साधनों में वृद्धि करें। इसके अलावा 14वें वित्त आयोग ने पंचायतों के वित्त आवंटन में भी बढ़ोतरी की है। इस दिशा में और भी बेहतर कदम जो है वो बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। पंचायती राज संस्थाओं और अधिक कार्यपालिकीय अधिकार दिए जाने चाहिए और बजट आवंटन के साथ ही समय समय पर एक विश्वसनीय लेखा परीक्षण भी कराया जाना चाहिए। लेखा परीक्षण का मतलब है यहाँ पर ऑडिट करवाई जानी चाहिए और इस दिशा में सरकार द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल का शुभारंभ एक सराहनीय प्रयास है।
महिलाओं को मानसिक और सामाजिक रूप से अधिक सशक्त बनाना चाहिए, जिससे निर्णय लेने के मामलों में भी वे आत्मनिर्भर बन सके। वर्तमान में जो कार्य चल रहा है ज़्यादातर क्या मोस्टली यही होता है कि महिला जो है वो नाम मात्र की प्रमुख होती है और पुरुष जो व्यक्ति होता है वही महिला प्रमुख का कोई भी पुरुष रिश्तेदार होता है वही सारे निर्णय करता है, वही सारे काम काज जो है वो आगे होकर के करते रहते हैं। पंचायतों का निर्वाचन नियत समय पर राज्य निर्वाचन आयोग के मानदंडों के अनुरूप क्षेत्रीय संगठनों के हस्तक्षेप के बिना होना चाहिए। यानी पंचायतों का निर्वाचन हो रहा है तो उसमें कहीं भी कोई भी क्षेत्रीय संगठन है उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जिससे पंचायतों का निर्वाचन ठीक तरीके से हो सके। पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग का आवंटन भी किया जाना चाहिए और इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाली पंचायत को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे ये होगा कि पंचायतें जो हैं वो अपना बजट जो है वो कोई भी घोटाला करने की बजाय अपने पंचायत में विकास करवाने पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और अंत में आता है आपके लिए एक प्रश्न, पंचायती राज संस्थाएं भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। गांधी दर्शन के उद्देश्यों को पाने में पंचायती राज संस्थाएं कहां तक सफल हुई है, मूल्यांकन कीजिए। थैंक यू, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।